27 साल का प्रकाश आज बहुत परेशान है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसकी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। आज प्रकाश बस एक ही प्रे कर रहा है कि किसी भी तरह इस बार मेरा सिलेक्शन करवा देना। प्रकाश बार बार वेबसाइट को चेक कर रहा है लेकिन वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। रिजल्ट के इंतजार में उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आखिरकार थोड़ी देर बाद रिजल्ट वाली लिस्ट आ ही जाती है। प्रकाश लिस्ट को ओपन करता है और अपना रोल नंबर चेक करता है लेकिन उसे लिस्ट में अपना नंबर कहीं नहीं दिखता है। उसकी बेचैनी और बढ़ती जाती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, माथे पर पसीना साफ दिख रहा होता है। वो बार बार चेक करता है, एडमिट कार्ड को देखता है कि कहीं उसने रोल नंबर गलत तो नहीं डाल दिया। लेकिन सच तो ये है कि इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। थोड़ी ही देर में पापा का फोन आ जाता है। दोस्त रिश्तेदार मैसेज करने लगते हैं, रिजल्ट का क्या हुआ? इस बार तो तूने क्लियर कर ही लिया होगा। क्या इस बार भी नहीं हुआ? तू तो कहता था इस बार हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, एक बार और तैयारी करो, इस बार पक्का हो जाएगा। एक बार और इसी एक बार और के चक्कर में प्रकाश पिछले 10 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। पर कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि वो एक एक मार्क्स से पीछे रह जा रहा है और उसको वापस से फिर से 1 साल उसी एग्जाम की तैयारी में लगा देना पड़ रहा है। ये कहानी एक प्रकाश की नहीं है बल्कि हमारे देश में ऐसे करोड़ों प्रकाश हैं जो ना जाने कितने सालों से इसी उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं कि एक न एक दिन उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। कुछ लोग तो 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं। पिछले 8 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ JSS CGL का। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। इतना लंबा समय आदमी कैसे रखा होगा अपने आप को संभाल के, जो कि आसान नहीं होता। 21 साल के आए थे, 20 साल के और 30 के हो गए। इंडिया के हर गांव से लेकर शहर तक आपको ऐसे करोड़ों एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने पिछले 5-5, 10-10 सालों से कोचिंग, लाइब्रेरी और छोटा सा किराए का कमरा, इन 3 जगहों के अलावा कुछ नहीं देखा है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इंडिया में सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है, ये एक ऑब्सेशन है। ऐसा ऑब्सेशन जिसके पीछे बैचलर्स, मास्टर्स, इवन PhD होल्डर्स तक पागल हो रखे हैं। दिसंबर 2025 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने होम गार्ड की वैकेंसी निकाली थी जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 5th क्लास पास। लेकिन ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और MBA MCA वालों ने भी अप्लाई कर दिया और 127 पोस्ट की इस वैकेंसी के लिए 8000 लोग एग्जाम देने गए। जब एग्जाम सेंटर में जगह कम पड़ी तो उनको रोड पर बैठकर एग्जाम देना पड़ा। पिछले साल राजस्थान में 53,749 पोजीशंस पर पियोन की वैकेंसी निकली तो 24 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दी। इस एग्जाम के लिए सिर्फ 10th पास होना ही काफी था लेकिन PhD होल्डर्स, MBA एंड यहाँ तक के लॉ डिग्री वाले लोगों ने भी इसमें अप्लाई कर दिया। फॉरेस्ट गार्ड की 2399 पोस्ट पर 22 लाख एप्लीकेशन, रेलवे ग्रुप डी 32,438 पोस्ट पर 1.08 करोड़ एप्लीकेशन, रेलवे NTPC 11,558 पोस्ट पर 1.21 करोड़ एप्लीकेशन। आप समझ रहे हो किस लेवल की ऑब्सेशन है। कहीं सिलेक्शन की रेशियो 1% है तो कहीं 0.1% तक है, पर फिर भी लोग इन एग्जाम्स के पीछे पागल हो रखे हैं। ये सारी डेटा देखने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन है कि आखिर क्यों हम अपने लाइफ के 5-5, 10-10 साल को इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के पीछे लगा दे रहे हैं। क्या इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है? आखिर ये गवर्नमेंट जॉब की ऑब्सेशन इंडिया में शुरू कब से हुई और क्या वाकई में अपने लाइफ का 5-5, 10-10 साल इन गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देना वर्थ इट है? आइए आज के इस डॉक्यूमेंट्री में इन सारे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इनको शायद कॉर्पोरेट में ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल रही होगी, वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, सरकारी मेरे को पियून लगा दो, मैं उसमें भी खुश रहता हूँ। वो मेंटालिटी शिफ्ट भी तो वहीं पे कि सरकार में जाना है किसी तरह। Tata's Consulting, they have 10,000 seats waiting to be filled. They can't fill it. उनके पास जगह है, they want to hire, they want to employ people, but employable लोग नहीं है। हर तरह की सरकारी नौकरी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे चपड़ासी ही क्यों ना हो, देश का युवा मरा जा रहा है सरकारी नौकरी करने के लिए। सरकारी नौकरी की डिमांड दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। आंकड़ों की माने तो देश का हर युवा सरकारी नौकरी ही करना चाहता है, लेकिन उनके बुढ़े होने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आता है। आज हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सारे लोग एक भेड़ चाल के पीछे भाग रहे हैं। हमारे लिए स्किल से ज्यादा प्रायोरिटी रखती है डिग्री और उसका नतीजा क्या है हम सारे लोग देख पा रहे हैं। आपकी पूरी करियर सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री पे टिकी हुई है। अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है या फिर अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको निकाल दिया जाता है तो आपके पास ऐसा कोई भी स्किल नहीं है जिसको यूज करके आप बगैर जॉब के कुछ अर्न कर सको। इसी बात को दिमाग में रख के मैंने आज से 100 दिन पहले लोगों को ऐसा स्किल सिखाना शुरू किया जो अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है। सच बताओ आपने पिछले 24 आवर्स में कितने घंटे कंटेंट कंज्यूम किया है?
4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। अब ये जो सारा कंटेंट आप देख रहे हो, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कोई बंदा है जिसे वीडियो एडिटिंग आता है, इसके पीछे कोई है जिसे स्टोरी टेलिंग आता है, इसके पीछे कोई है जिसे रिसर्च करना आता है, इसके पीछे कोई है जिसे मालूम है कि ऑडियंस के अटेंशन को कैसे ग्रैब करना है। और कंटेंट क्रिएशन का पूरा मार्केट कितना ज्यादा बूम कर रहा है वो आप देख रहे हो। ऐसे में वीडियो एडिटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये सारे स्किल्स को मैंने पिछले 5 सालों में सीखा है, जो मैं आपको अगले 90 डेज में लाइव सिखाने वाला हूं अपने एडिट टू अर्न कोहर्ट में। इस 90 डेज के बाद आपके पास एक ऐसा स्किल होगा जिस स्किल को यूज करके आप पैसा अर्न कर सकते हो, वो भी उतना जितना शायद अभी बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स 4 साल पढ़ने के बाद अर्न नहीं कर पा रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा 90 डेज हुआ है कोहर्ट 1 को, और ऑलरेडी एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, और हम लोग और भी सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसा स्किल हो जिसको यूज करके आप मंथ के 40K to 1.5 लाख पर मंथ अर्न कर सको, या फिर खुद का कंटेंट क्रिएशन शुरू करके उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सको, जैसी वीडियोस आप मेरी देख रहे हो वैसी वीडियोस आप बनाना चाहते हो, देन बैच 2 आपके लिए है। बैच 2 का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। 18 मार्च रात 11:59 पे एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि अगले 90 डेज में आपके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसको यूज करके आप मनी अर्न कर सको, या फिर अभी आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो। एक वक्त था जब पूरी दुनिया पर राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था, और बाकी दुनिया की तरह इंडिया भी अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था। हर किंगडम में राजा यही सोचता था कि मुझे अपने राज्य को अच्छे से चलाना है और इसके साथ दूसरे राजा के अटैक से भी बचाना है, जिसके लिए वो अलग अलग लोगों को हायर करता था और सबकी अलग अलग ड्यूटी होती थी। कौन सोल्जर बनेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन राजा का मंत्री बनेगा, कौन महल की साफ सफाई करेगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, ऐसी बहुत सारे रोल हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त इन सब रोल्स के लिए कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं होती थी, बल्कि फैमिली बैकग्राउंड और कास्ट के बेसिस पर ही लोगों को ये पोस्ट दी जाती थी। मतलब लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार और सोल्जर का बेटा सोल्जर, ऐसा चलता था। लेकिन फिर इसके बाद आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इन सारे लोकल राजा और महाराजाओं को हराकर पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल ले लिया। लेकिन इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, हर एरिया में अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, ऊपर से इंडिया में किसी को इंग्लिश भी नहीं आती थी, जिसके कारण अंग्रेजों को इंडिया पर रूल करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन था कि सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए, जिसमें ऐसे इंडियंस हो जो हो तो इंडियंस, लेकिन वो बात करते हो ब्रिटिशर्स की तरह, जो ब्रिटिशर्स के लॉयल हो और जो भी वो बोले वो उनको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। और इस एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने की शुरुआत हुई 1835 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एलीट इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन देना शुरू किया। एज अ रिजल्ट इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझते थे, इंग्लिश लाइफस्टाइल को अपना चुके थे, इंग्लिश कल्चर को सुपीरियर और इंडियन कल्चर को इंफीरियर मान चुके थे। इसके बाद आया साल 1853, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट 1853 पास किया, और यहाँ से पहली बार इंडिया में कॉन्सेप्ट आया गवर्नमेंट एग्जाम का। इससे पहले जितने भी ऑफिसर्स थे उनको कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट किया करते थे, लेकिन 1853 के बाद इंडिया में मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज का सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, जिसके बाद कोई भी इंडियन एग्जाम पास करके सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता था। यहाँ से धीरे धीरे कई इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने लगे। ये सभी सिविल सर्वेंट्स अंग्रेजों और इंडिया के लोकल लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे। अंग्रेज अगर कोई पॉलिसी बनाते तो इन सिविल सर्वेंट्स का काम था कि उसे लोकल लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि इन्हें लोकल लैंग्वेज आता था। फॉर एग्जांपल, अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई कि फसल के ऊपर इतना टैक्स लेना है, तो अब इस टैक्स को लेने के लिए इंडियन सिविल सर्वेंट्स जाते थे। कौन से क्राइम पर कौन सा एक्ट लगेगा, क्या सजा मिलेगा, ये सब डिसाइड तो अंग्रेज करते थे, लेकिन एक्चुअल में लोगों को अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर जाते थे मोस्टली वो इंडियन होते थे। जो जज कोर्ट में सजा सुनाते थे वो तो अंग्रेज होते थे, पर वहाँ पे काम करने वाले क्लर्क, ट्रांसलेटर्स, रजिस्ट्रार सब इंडियंस ही होते थे। मतलब हाई लेवल्स के जितने भी पोस्ट होते थे वो सारे के सारे अंग्रेज खुद अपने हाथ में रखते थे, और लो लेवल के जितने भी पोस्ट थे वो सारे के सारे इंडियंस सर्व कर रहे थे। अब ऐसे में होता ये था कि लोकल लोगों का जो कनेक्शन है वो मेनली इन्हीं इंडियन सिविल सर्वेंट्स के साथ होता था। यहाँ से लोगों के मन में एक परसेप्शन बिल्ड होने लगा कि हमारे जैसा ही दिखने वाला इंसान जो हमारे बीच से ही निकला है वो आज हमसे टैक्स ले रहा है, हमको पकड़कर जेल में डाल रहा है, इवन हमारे ऊपर गोलियां तक चला देता है। आखिर इनके पास इतनी पावर आई कहां से? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल था, गवर्नमेंट जॉब। जो इंडियन अच्छा काम करता था उसको अंग्रेज प्रमोशन देते थे, सैलरी में हाइक मिलती थी, तो उनके पास बहुत
बहुत सारी पावर आ जाती थी। और यहीं से इंडियंस के माइंड में एक परसेप्शन बिल्ड होने लगा कि सरकारी नौकरी मतलब पावर, अथॉरिटी और सबसे बड़ी चीज स्टेटस। और ये सेम परसेप्शन हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रहा, क्योंकि 1947 से लेकर 1991 तक देश में लाइसेंस राज चल रहा था। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर्स की ग्रोथ बहुत कम थी। उस टाइम पर गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स था। एज अ रिजल्ट इंडियंस और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में जाने लगे, एंड जिसका कंक्लूजन ये हुआ कि लोगों के दिल में गवर्नमेंट जॉब की रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट जॉब की लालच और ज्यादा बढ़ती चली गई। जिसके कारण जब 1991 में मार्केट ओपन हुआ, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो उसके बाद भी लोगों ने गवर्नमेंट जॉब को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया। ऊपर से 1990 में सरकार ने ओबीसी कैटेगरी को सरकारी नौकरी में 27% तक का रिजर्वेशन दे दिया, जिसके कारण जो लोग पहले दूसरे काम करते थे उन्हें भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मोटिवेशन मिलने लगा, क्योंकि अब उनका सरकारी नौकरी पाने का रास्ता थोड़ा आसान हो गया था। 1991 के बाद टीवी, न्यूज़पेपर ज्यादा एक्सेसिबल हुआ, लिटरेसी रेट भी बढ़ी और अब लोग अवेयर हो रहे थे। और यही रीजन है कि पिछले 20-25 सालों में सारे गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। जिन लोगों को 90s में सरकारी नौकरी लग गई थी, आज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंप्रूव हो चुकी है। जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 30-40 हजार है, उसके पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको, क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी के साथ साथ ऊपर की कमाई यानी रिश्वत से भी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। एंड ये चीज एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है बाकी लोगों के लिए। आज हमारे या आपके पेरेंट्स हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों फोर्स करते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके क्लासमेट्स जितने भी थे जिन्होंने किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लिया, आज उनकी लाइफ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। बट हमारे पेरेंट्स आज भी वही हैं जहां वो पहले थे। तो उनके दिमाग में क्लियर परसेप्शन है कि अगर हमारे बच्चे को किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो इनकी भी लाइफ आने वाले कुछ समय में फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए आज चाहे कितनी भी प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल क्यों ना हो, लेकिन हर पिता अपने बच्चे को गवर्नमेंट नौकरी ही करवाना चाहता है। लेकिन अब हर किसी को तो सरकारी नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, तो जिसे भी सरकारी नौकरी लग जाती है उसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो बाकी लोग नहीं कर पाए वो उसने कर दिया। इसीलिए पूरा समाज उन्हें एक आइडियल की तरह देखता है। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज मिलना जितना ज्यादा टफ हो, हम उसे उतना ही ग्लोरीफाई करते हैं, फिर चाहे वो कोई दूसरी चीज उससे अच्छी ही क्यों ना हो। यही रीजन है कि इंडियन सोसाइटी में सरकारी नौकरी वाले लड़कों की शादी इजीली हो जाती है। बड़े बड़े लोग अपनी बेटी की शादी उनसे करवाना चाहते हैं और बहुत सारा दहेज भी देते हैं। ओवरऑल अगर हम समझे तो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि हमारे स्टेटस का सिंबल बन चुका है। और ये चीज हमें सोशल मीडिया पर भी बहुत ही साफ साफ दिखाई देती है। इसी कारण से करोड़ों स्टूडेंट्स इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनके तरह ही लाइफस्टाइल जीना है। कभी भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे #IAS मोटिवेशन, #SSC मोटिवेशन या फिर #पुलिस लाइफ, #कॉप लाइफ ऐसी टॉपिक्स को सर्च करोगे तो आपको दो टाइप की वीडियो मिलेगी। या तो ऐसे जो एस्पिरेंट्स अपनी एग्जाम की जर्नी को दिखा रहे होंगे, या फिर एग्जाम के बाद की लाइफस्टाइल को दिखा रहे होंगे, और हर पोस्ट में उस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं। इन सब चीजों से आज का यूथ और भी ज्यादा मोटिवेट होता जा रहा है। उसे लगता है कि अगर मुझे ऐसी लाइफ जीनी है तो मुझे भी किसी भी तरह गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना होगा। और यही कारण है कि आज हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब की ऑब्सेशन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे कितने लोग हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब में एक्चुअल में सिलेक्शन हो पाता है, और क्या वाकई में गवर्नमेंट जॉब मिलने से लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के मुखौटे के पीछे कुछ और ही है जो उनकी लाइफ सेट कर रहा है। और जिन करोड़ों लोगों की सिलेक्शंस नहीं हो पाती है, आखिर उनके साथ क्या होता है? क्यों वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते और इसी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं? और कैसे ये एक डिसीजन उनके लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन बन जाता है? 1979 में 1,742 लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। 1991 में 2,09,849 लोग और 2001 में 2,25,555 लोग, वहीं 2025 में 14,50,000 लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हर एक गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही हुआ है कि 1990 से कैंडिडेट का नंबर बढ़ना शुरू हुआ है, एंड पिछले 20-25 सालों में ये नंबर बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ने से ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ा है। अब ऐसे में अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उन्हें टॉप 1% या किसी एग्जाम में टॉप 0.1% में आना पड़ेगा। एंड यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे इकोसिस्टम की जो आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको 0.1% में ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं 0.1% में ले जाने की। वहां ऐसे मेंटर्स बैठे हैं जो ऑलरेडी इन एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं और वो आपको भी इन एग्जाम्स को क्रैक करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि इस इकोसिस्टम का क्या नाम है, द कोचिंग
कोचिंग इकोसिस्टम। साल 1953, कनॉट पैलेस, न्यू दिल्ली। डॉक्टर एस राव नाम के एक पॉलिटिकल साइंस टीचर ने एक स्टडी सर्कल बनाया और कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेंटरशिप देने लगे। शुरू में ये एक ओल्ड स्कूल गुरु शिष्य टाइप चीज थी, जहां पर डॉक्टर राव कुछ स्टूडेंट्स को उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेसिस पर पर्सनली गाइड करते थे। उनकी गाइडेंस से लोगों को बहुत हेल्प मिली, उनका सिलेक्शन भी होने लग गया एंड धीरे धीरे डॉक्टर राव पॉपुलर होने लगे। उनके स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़ने लगा। यहाँ से डॉक्टर राव अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर को लेकर आए और प्रॉपरली सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाना शुरू कर दी। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा था और ज्यादा सिलेक्शन मींस ज्यादा स्टूडेंट्स और ज्यादा स्टूडेंट्स मींस ज्यादा सिलेक्शन। एंड इसी चीज को देखकर 1976 में इसी कोचिंग के एक टीचर ने वजीरम एंड रवि नाम से खुद की कोचिंग शुरू की। 1980 में डॉक्टर एस राव ने भी रॉज आईएएस स्टडी सर्कल प्राइवेट लिमिटेड नाम से खुद की कोचिंग को रजिस्टर करवाया। धीरे धीरे ये कोचिंग्स पॉपुलर होने लगी, जिससे बाकी स्टूडेंट्स का ट्रस्ट इंक्रीज होने लगा एंड उन्होंने भी कोचिंग लेना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट इन कोचिंग का प्रॉफिट बढ़ने लगा और इस प्रॉफिट को देखकर और कोचिंग्स खुलने लगे। वक्त बीतता गया और ये पूरी जगह एक कोचिंग हब में कन्वर्ट हो गया, जिसे आज हम राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद सेम ऐसा ही कोचिंग देश के अलग अलग कोनों में बनना शुरू हो गया। कोटा, पटना, प्रयागराज, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सब बड़े बड़े कोचिंग्स हब हैं इंडिया के। यूपीएससी, आईआईटी के बाद धीरे धीरे बाकी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी कोचिंग्स ओपन होने लगे और आज हालत ये हो गई है कि आपको एक छोटे से छोटे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी कोचिंग मिल जाएगी। देश में इतनी कोचिंग है कि ये एक 54,000 करोड़ की यानी 54,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। एंड हैरानी की बात यह है कि 2033 तक ये 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो लगातार नए कोचिंग ओपन होते जा रहे हैं। आज देश की हर एक कोचिंग एक कॉर्पोरेट फर्म की तरह काम करती है। बहुत सारे टीचर्स की, बहुत सारे कोचिंग्स की आज फैन पेज आपको मिल जाएगी, जहां पे बैकग्राउंड में कुछ पावरफुल म्यूजिक लगाकर आपको मोटिवेशनल रील्स मिलेगा। जबकि रियलिटी ये है कि ये फैन पेज कोई फैन पेज नहीं है, बल्कि ये फैन पेज ये लोग खुद से ही ऑपरेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिपीटेटिव मूड में तैयारी कर सके। अगर 4 बार 5 बार फेल हो गए तब भी वो मोटिवेटेड रहे कि नहीं, मुझे छठी बार फिर से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जितनी बार वो प्रिपरेशन करेंगे इनका प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। बिना कोचिंग के यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे। पेशेंस, परसिवेरेंस, डेडिकेशन, ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा आईएएस। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही आईएएस बनाता है। और इस पूरे मोटिवेशन के चक्कर में आजकल 5-5, 6-6 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में अगर आप फेल हो रहे हो तो इसे एक स्ट्रगल का नाम दिया जाता है। और इसी सो कॉल्ड स्ट्रगल के चक्कर में एक स्टूडेंट अपने लाइफ का 5-5, 6-6 साल सेम ही सिलेबस को रिपीट करने में लगा हुआ है, सेम ही चीज को पढ़ने में लगा हुआ है, क्योंकि वो सनकन कॉस्ट फैलेसी का शिकार हो चुका है। मतलब वो ये सोचता है कि अगर आज मैंने गिव अप कर दिया तो सोसाइटी मुझे लूजर बोलेगी, पेरेंट्स का इतना सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, मेरी सालों की मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। अगर वो प्राइवेट जॉब भी करता है तो वहां पर भी 10,000, 12,000 की सैलरी मिलेगी, क्योंकि उनके पास कोई स्किल ही नहीं है। तो वो ये सोचता है कि मैं 3-4 साल तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, 1 साल और तैयारी कर लेता हूँ, शायद सिलेक्शन हो जाए। और यही सोच कर वो 5 साल 6 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा देता है। एंड अल्टीमेटली अपने लाइफ का 8-10 साल देने के बाद भी बहुत हाई चांसेस है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हर साल लगभग 1 करोड़ फ्रेशली ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और उनमें से मैक्सिमम इसी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है एंड पोस्ट हर साल कम होती जा रही है। 2019 में रेलवे एनटीपीसी ने 35,000 पोस्ट पर भर्ती निकाली थी। 2024 में यह नंबर 11,500 तक आ गया और इस साल तो सिर्फ 8,868 पोस्ट पर ही भर्ती निकली है। रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो 2018 में 62,000 पोस्ट के ऊपर भर्ती हुई थी। 2019 में ये 1 लाख तक गया, लेकिन 2025 और 2026 में ये दोबारा से 32,000 और 22,000 पर आ गया। एसएससी जीडी में भी यही हुआ है। 2019 में 54,000 और 2026 में सिर्फ 25,000। मतलब पोस्ट कम होती जा रही है, लेकिन अप्लाई करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। और पोस्ट कम होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार को अब लोगों की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार को जरूरत है पर वो हायर करना नहीं चाह रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसकी 2022-23 की रिपोर्ट को देखोगे तो इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 40,39,882 लोगों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 30,61,950 लोग, मतलब 9,77,932 सीट खाली पड़ी है। और ये केवल इस साल की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। 2026 में 4,17,000 सीट्स खाली थी और तब से लेकर आज तक ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। और बात सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी सीट खाली पड़ी है। अगर हम सेंट्रल और स्टेट की मिला दें तो लगभग इंडिया में 60 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। लेकिन फिर भी ना ही सेंट्रल
गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट इन सीट्स को भरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो लोगों को अगर हायर करेगी तो उनको उनका सैलरी देना पड़ेगा। इससे सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनके लिए ही सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 32,21,183 एम्प्लॉइज काम करते थे। ये नंबर 2023 में कम होकर 30,61,950 तक पहुंच गया। अब एम्प्लॉइज का नंबर तो कम हुआ है लेकिन खर्चा बढ़ा है। 2016 में सरकार ने इन एम्प्लॉइज की सैलरी, पेंशन एंड बाकी अलाउंसेस में 1,82,513 करोड़ खर्च किए थे, जो अमाउंट 2023 में 2,75,083 करोड़ हो गए। तो अब ये तो क्लियर है कि सरकार ज्यादा लोगों को हायर नहीं करना चाहती, उल्टा वो तो अपने वर्क फोर्स को कम कर रही है। इसकी जगह वो प्राइवेट प्लेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्प्लॉइज को हायर कर रही है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है उनके लिए। रेलवे में सरकार ने ऑलरेडी ये मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया और बाकी मिनिस्ट्रीज में भी धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। और धीरे धीरे सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रही है और फिजिकल एम्प्लॉइज को हायर करने की जगह डिजिटल सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट कर रही है। सो बीजेपी हो या कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इलेक्शन के वक्त आपको सभी बोलेंगे कि मैं इतनी सारी सरकारी नौकरियां दे दूंगा, बट रियलिटी क्या है आपके सामने। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस रियलिटी से अवेयर ही नहीं होते और अपने लाइफ का 5 से 8 साल 10 साल इस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में बर्बाद कर देते हैं और अल्टीमेटली उनको मिलता कुछ नहीं है। उल्टा सोसाइटी उनके ऊपर एक फेलियर का ठप्पा अलग लगा देती है। अंदर ही अंदर वो मान लेते हैं कि मैंने घर वालों का इतना पैसा वेस्ट कर दिया, मेरे चक्कर में वो पैसों की तंगी फेस कर रहे हैं। वो खुद को ही गिल्ट मानने लगते हैं, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, सेल्फ स्टीम जैसी कोई चीज ही नहीं बचती और डिप्रेशन हावी हो जाती है। फ्यूचर की टेंशन अंदर ही अंदर खाने लगती है और एक 30 साल का यूथ आपको 50 साल का बूढ़ा लगने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर एक इंसान कैसे डिसाइड करे कि उसे इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी चाहिए तो कितने सालों के लिए करनी चाहिए, और अगर उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता है देन आगे क्या कोई प्रॉपर सोल्यूशन उनके लिए है कि अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलता है तो उनके पास कोई और रास्ता हो जिनसे वो पैसा कमा सके, और कैसे गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी जा सकती है। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं। शायद आप भी हो सकते हो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो, बट दिक्कत ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो, बल्कि दिक्कत ये है कि आप इस ट्रैप में फंस जाते हो, एंड जिस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। इसके लिए सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो या फिर कर भी रहे हो तो सबसे पहले आप इन 3 चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। पहली चीज तो ये कि आज कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक सीट के लिए आपको 1000, 2000, 3000 लोगों को पीछे छोड़ना होगा, तब जाकर आप टॉप 1% या टॉप 0.1% में आ पाओगे। जिस एग्जाम हॉल में आप जाओगे बहुत हाई चांसेस है कि वहां पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड्स में 90% या 95%, इवन 99% मार्क्स आए। मतलब ऐसा समझो कि आपका कंपटीशन आपके क्लास के टॉपर या फिर इवन आपके स्टेट के टॉपर से है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग, फिर वो चाहे कोचिंग हो, आपके रिलेटिव्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, आपको ये बोलेंगे कि 10th का मार्क्स या 12th का मार्क्स मैटर नहीं करता इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि जब आप स्कूल और कॉलेज के वक्त पूरे 12 साल 15 साल एक एवरेज स्टूडेंट थे, आपके 50% 60% मार्क्स आते थे, तो क्या आप एक साल में खुद को इतना ज्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, देयर आर एग्जांपल्स, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप खुद को देखो कि क्या आप उतना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि आपको ये बात भी एक्सेप्ट करनी होगी कि अचानक से कोई एक इंसान बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मोटिवेशन के चक्कर में ना आकर हमें रियलिटी को भी देखना पड़ेगा। तीसरी चीज, सरकारी नौकरी को लेकर किस तरीके से हम इंडियन सोसाइटी में एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है 300-400 सालों के अंदर, वो अब आप ऑलरेडी जान चुके हो। हमें लगता है सरकारी नौकरी मतलब मजे ही मजे, टाइम पर सैलरी आ जाएगी, जॉब सिक्योरिटी भी है, कोई बॉस भी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस का झंझट भी नहीं है और बिंदास काम भी नहीं करूंगा। समाज में इज्जत और शादी में आपको दहेज भी बहुत सारा मिल जाएगा। अगर आपकी भी यही सोच है और आपके गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के पीछे जो मेन फैक्टर है वो यही सब है, देन आपका इस ट्रैप में फंसने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के कारण सालों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। उनको लगता है कि 1 साल और कर लेता हूँ, सिलेक्शन हो गया तो पूरी जिंदगी में मजे ही मजे, और इसी 1 साल और 1 साल और के चक्कर में कब 8-10 साल गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो अगर आपको एक्चुअल में किसी गवर्नमेंट जॉब से प्यार है तो आप सबसे पहले एक डेडलाइन डिसाइड कर लो। क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर वो एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, then there is a high probability कि आप गलत रेस में भाग रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस चीज को ईगो पर ले लेते हैं और फॉल्स मोटिवेशन के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन हर बार ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड भी सही नहीं होता है। कई बार गलत रास्ते को गिव अप करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो रास्ता सही नहीं हो, आपके लिए कोई और रास्ता हो जो इससे कई गुना ज्यादा बेटर हो। तो अब सवाल ये आता है
है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो फिर हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आज भी प्राइवेट कंपनीज में बहुत सारी पोस्ट खाली है, लेकिन उसको रियल स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो कि एम्प्लॉयबल। इंडिया स्किल रिपोर्ट के हिसाब से देश के 43% से ज्यादा इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है, मतलब उनके पास वो स्किल ही नहीं है जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में जरूरत है। अगर 100 लोगों ने MBA की है तो लगभग 73 लोग ही एम्प्लॉयबल है, बाकी इस लायक ही नहीं है कि उनको कोई कंपनी जॉब दे। सेम ऐसा ही बीटेक में MCA, BSc, BCom, पॉलिटेक्निक, ITI हर जगह यही हाल है कि डिग्री के बाद भी लोग जरूरी स्किल को मिस कर रहे हैं। आज के टाइम पर AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स में बहुत सारे लोगों की डिमांड है और 35 लाख से 1 करोड़ तक की सैलरी जा रही है। एंड ऑब्वियसली 1 करोड़ बहुत कम लोगों को मिलता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी है जहां आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे होने की भी जरूरत नहीं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहां पर 20 लाख लोगों की शॉर्टेज चल रही है क्योंकि स्किल्ड लोग ही नहीं है वहां पे। और अब आप भी जानते हो कि आजकल जॉब जो है वो डिग्री के ऊपर नहीं मिल रहा है बल्कि स्किल सीट के ऊपर मिल रहा है। मान लो आपने 12th पास किया, उसके बाद आप 3 साल सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री में लगा दी, वहीं पे आपका दोस्त कोई एक स्किल सीट सीख रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं वीडियो एडिटिंग ले लेता हूं। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 3 साल बाद जो स्किल सीख रहा था उनको जॉब मिल पाएगा, बट आपको नहीं मिल पाएगा बिकॉज आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, स्किल सेट नहीं। आप 8 घंटे अपने पढ़ाई को देते हो और आपका दोस्त पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल भी सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग ले लेता हूँ, नेक्स्ट 6 महीने में उसके पास वीडियो एडिटिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। भले उसको एज अ बिगिनर कम पैसा मिले, बट आप जो कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री पे फोकस कर रहे थे वो तो कुछ नहीं कमा पा रहे हो, बट वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ कमा तो पा रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है स्किल सेट का। और जब 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक आपका दोस्त एक प्रो वीडियो एडिटर बन चुका होगा और अच्छे पैसे कमा रहा होगा, या फिर अगर कोई और स्किल उसने सीखा होगा तो उसमें वो अच्छे पैसे कमा रहा होगा। दूसरी तरफ आप अभी भी अनएम्प्लॉयड हो क्योंकि आपने पूरे 3 साल फोकस एक ही चीज पे किया कि किसी तरीके से बस मार्क्स लाकर वो डिग्री हासिल कर लो, जबकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया स्किल को सीखने पर। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, आप अपने कॉलेज को कंटिन्यू करो, आप अपने डिग्री को परस्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट मेक श्योर एवरी सिंगल डे आप 1 घंटे 2 घंटे निकालो जिससे कि आप कोई स्किल सीखो। AI से रिलेटेड कोई स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड स्किल सीखो, कंटेंट से रिलेटेड स्किल सीखो, या जो भी स्किल में आपका इंटरेस्ट है उस स्किल को भी सीखो। और साथ साथ आपको जो ग्रेजुएशन कर रहे हो वो तो करना ही है, बट सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएशन कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको लग रहा है उस सर्टिफिकेट से आपको जॉब मिल जाएगा, बहुत बड़े इल्यूजन में आप जी रहे हो। अब ऐसा नहीं कि हर कोई कंटेंट क्रिएशन ही करने लग जाए, हर कोई वीडियो एडिटिंग ही करने लग जाए, फिर तो ये वही चीज हो गया जो हमने गवर्नमेंट जॉब में देखा कि एक भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं, वैसे ही आप इसमें भी एक भेड़ चाल में चलने लग गए। आपको एक्सपेरिमेंट्स करके देखना है कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है। सो अब डिसाइड आपको करना है कि क्या आपको लाइफ के 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल बस एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे भागते रहना है, या फिर खुद के अंदर कुछ स्किल्स भी डेवलप करना है, ताकि अगर आप 2-3 साल उस एग्जाम के पीछे भागते हो और उससे अगर कुछ नहीं हो पाता है तब भी आपके पास एक ऐसा स्किल सेट हो जिस स्किल सेट को यूज करके आप एक्चुअल में मनी अर्न कर सको, ना कि गवर्नमेंट एग्जाम में फेल होने के कारण आपके पास कुछ भी ना रहे और आप डिप्रेशन में चले गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री टिल द एंड। आई होप कि इस डॉक्यूमेंट्री से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो एंड कुछ नया जानने को मिला हो। अगर आप भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्रीज को बनाना चाहते हैं, या फिर आप जिस तरीके का डॉक्यूमेंट्रीज आपने भी देखा है उस तरीके का डॉक्यूमेंट्री एडिट करना चाहते हैं और एज अ एडिटर फुल टाइम करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या फ्रीलांस करना चाहते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, देन कोहर्ट 2 इनरोलमेंट ओपन है। 18 मार्च रात 11:59 PM पे इनरोलमेंट बंद हो जाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्ट करें एक ऐसे स्किल में जो स्किल आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे सकता है, ठीक है। एंड ऑल यू नीड इज 90 डेज। 90 दिनों के बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बैच 1 के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ इस 90 डेज के अंदर, उसको एक नया डायरेक्शन मिला अपने लाइफ में। बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांस में अच्छा किया है एंड जिनका प्लेसमेंट लगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड कोई और अगर डॉक्यूमेंट्री का सजेशन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलता हूं मैं आपसे किसी अगले डॉक्यूमेंट्री में। टेक केयर, बाय बाय।